हेलो बच्चों, मैं आपका अपना अजय सर। मैंने अभी एक दिन पहले संत नारायण बाबा पब्लिक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैंने केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ था। और उस केमिकल काइनेटिक के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको किसी भी रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया की दर निकालने का तरीका आपको सिखाया था। और मैंने उसमें यह भी बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण में आप एक औसत अपक्रिया की दर और एक तात्क्षणिक अपक्रिया की दर को आप कैसे निकालेंगे। और आज इस केमिकल काइनेटिक्स के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अपक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अपक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फिर हम लोग बात करेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो यहीं पे कर लेंगे इसी पार्ट में, अगर नहीं हो पाएगा, वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे किसी भी अपक्रिया की आणविकता कैसे निकालते हैं और कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अपक्रिया की दर पर किसी भी रासायनिक अपक्रिया का विभाजन देखते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। अपक्रिया की दर के आधार पर, अपक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं का विभाजन। देखिए, अपक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं का विभाजन। तो रासायनिक अपक्रियाओं का विभाजन तीन भागों में किया गया है। नंबर एक, पहला होता है तीव्र गति अपक्रिया। तीव्र गति अपक्रिया, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट रिएक्शन, या बोल सकते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन। जनरली हम लोग इसे फर्स्ट रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट्स मध्यम गति अपक्रिया। मध्यम गति अपक्रिया, मध्यम गति अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीडियम फर्स्ट रिएक्शन। तीसरा होता है मंद गति अपक्रिया। मंद गति अपक्रिया, इसे हम लोग बोलते हैं स्लो रिएक्शन। यहां तक बात समझ में आई। अपक्रिया की दर के आधार पे रासायनिक अपक्रियाओं का विभाजन तीन भागों में किया गया है। एक तीव्र गति अपक्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट रिएक्शन, एक मध्यम गति अपक्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम फर्स्ट रिएक्शन, एक होता है मंद गति अपक्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लो रिएक्शन। तो तीव्र गति अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में बात करें। ऐसी अपक्रिया जिसके होने में बहुत सूक्ष्म समय लगता है उसे हम बोलते हैं तीव्र गति अपक्रिया। और ऐसी अपक्रिया जिसके होने में बहुत अधिक समय लगता है उसे हम बोलते हैं मंद गति अपक्रिया। मंद गति अपक्रिया में ऐसी अपक्रियाएं होती जिन्हें होने में वर्षों वर्षों लग जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि कुछ अपक्रियाएं होने में घंटों लगते हैं, कुछ अपक्रिया होने में सप्ताह, महीने, कुछ अपक्रिया होने वर्षों लग जाते हैं। जैसे कभी रेडियो एक्टिव पदार्थों का डिके होना, रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय होना। आप जानते होंगे कभी कभी कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जिनके क्षय होने में वर्षों लग जाते हैं, तो वो सब मंद गति अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जो अपक्रिया इन दोनों के बीच की होती है उसे हम बोलते हैं मध्यम गति अपक्रिया, मीडियम फर्स्ट रिएक्शन। तो आइए एक उदाहरण लिया जाए तीव्र गति अपक्रिया का। देखिए पहला एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन का। फर्स्ट रिएक्शन हिंदी इसकी क्या होगी, हिंदी इसका है तीव्र अपक्रिया।
तो तीव्र अपक्रिया के बारे में बात करें तो तीव्र अपक्रिया में सभी अपक्रियाएं आयनिक अपक्रियाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, जितनी भी आयनिक अपक्रियाएं होती हैं वो सब अपक्रियाएं तीव्र अपक्रिया में आती हैं। आयनिक रिएक्शन और वेरी फर्स्ट रिएक्शन, यानी कहने का मतलब, एक उदाहरण आप देखिए, याद रखिएगा इसमें कि जितनी भी आयनिक अपक्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, तीव्र अपक्रियाएं होती हैं। तो नोट पॉइंट दिमाग में रखिएगा अपने। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड ले लूं NaCl और मैं क्या ले लूं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्लियर। अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन कराऊं क्या होगा, तो इसका Ag इसके Cl से क्रिया करके बना लेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस इसका सोडियम इसके नाइट्रेट से क्रिया करके बना लेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन हुआ कैसे, मैं इसको बताऊं। तो यहां पर एक सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर क्या आया नेगेटिव चार्ज, इसको ब्रेक किया गया तो इस पर प्लस और NO3 पर माइनस। तो इसका प्लस माइनस इससे जुड़ गए और इसके प्लस माइनस इससे जुड़ गए। तो यहां पर आयनों के कारण रिएक्शन हुआ, इसलिए आयनिक अपक्रिया, और आयनिक अपक्रिया होती है वेरी फर्स्ट रिएक्शन, क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं आपको, मध्यम गति अपक्रिया। देखें, मध्यम गति अपक्रिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम फास्ट रिएक्शन। मीडियम फास्ट रिएक्शन मध्यम गति अपक्रिया। मध्यम गति अपक्रिया का उदाहरण देखा जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एस्टर, RCOOR एस्टर। एस्टर की अपक्रिया मैंने जल के साथ करा दी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और इसको मैंने हीट किया। तो यहां से क्या होता है कि एस्टर का ये वाला पार्ट RCO जल के OH के साथ जुड़ जाता है और एस्टर का ये वाला पार्ट R-O जल के H के साथ जुड़ जाता है और जुड़ के बना लेता है RCOOH प्लस R-OH, क्लियर। ना था। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम एस्टर की अपक्रिया जल के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में और गर्म करते हैं तो क्या होता है, एस्टर का RCO जल के OH के साथ जुड़कर बना लेता है RCOOH, क्लियर। इसके अलावा एस्टर का R-O जल के H के साथ जुड़कर बना देता है R-OH। तो ये क्या है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये क्या आपका है एल्कोहल, क्लियर। तो इसका एक मैं एग्जांपल आपको लिखकर दिखाता हूं। इसका एक एग्जांपल देखिए, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपका आता है मीडियम फर्स्ट रिएक्शन के एग्जांपल में। देखिए इस पे एक एग्जांपल देखा जाए तो मान लीजिए मैंने ले लिया CH3। अच्छा R क्या है, R दोनों एल्किल ग्रुप है। अगर दोनों R है तो समान एल्किल ग्रुप और R है तो भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप, क्लियर। CH3 COO और R की जगह ले लिया C2H5 प्लस H2O, मैंने इसको एसिडिक मीडियम में हीट किया। तो एसिडिक मीडियम में जब हीट करेंगे तो CH3CO क्या करेगा, इस OH से क्रिया करके बना लेगा CH3COOH प्लस COOH प्लस इसका C2H5O इसके H से क्रिया करके क्या बना लेगा C2H5 C2H5OH, क्लियर। तो C2H5OH क्या है, C2H5OH है आपका एथिल एल्कोहल, और इसके अलावा CH3COOH क्या है, ये आपका है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से सवाल पूछा जाता है कि यह एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है, सरकारी नौकरियों में पूछते हैं लोग। तो एसिटिक एसिड आपका मिलता है कहां पे, विनेगर में
और इसके बाद आपके सिरका में, सिरका और अचार में। तो सिरका और विनेगर और पिकल में, यानी सिरका और अचार में आपका एसिटिक अम्ल क्या होता है, पाया जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए, तो एक और एग्जांपल हम लोग लें, जैसे मान लीजिए आप सुक्रोज ले लें। सुक्रोज का फॉर्मूला सी बार है H22O11। इसकी अभिक्रिया हम लोग जल के साथ करा दें, क्लियर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बन जाएगा आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6, क्लियर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये भी जो रिएक्शन आता है ये सब किसमें आते हैं, मीडियम फास्ट रिएक्शन में आते हैं, क्लियर। तो यानी कहने का मतलब ये मैंने आज आपको समझाया कि अपक्रिया की दर के आधार पे रासायनिक अपक्रियाओं का विभाजन। तो यहां तक आप नोट्स बना लें, इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे आपको बताना शुरू करता हूं कि अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो आप नोट करें। अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपक्रिया, ऐसे कौन कौन से कारक है जो अपक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारक की प्रकृति। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ताप। नंबर 4 है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स हिंदी में बोलते हैं अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। और पांचवा होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की उपस्थिति।
नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फोटो लाइट, प्रकाश की उपस्थिति। ठीक, तो ये आप नोट करें कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। ठीक है, आइए तो हम लोग बात करें कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आप नोट कर लिए होंगे और मैं आगे आपको समझाना शुरू करता हूं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति पे कैसे निर्भर करती है अभिक्रिया की दर। मान लीजिए अभिकारक अगर आयनिक है तो अभिक्रिया की दर फास्ट होगी। अभिकारक की प्रकृति अगर मान लीजिए सहसंयोजक प्रकृति की है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रकृति है, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। तो जैसा नेचर होगा अभिकारक का वैसी अभिक्रिया की दर होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की मैं बात करूं, अभिकारक की सांद्रता, यानी अगर अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। आइए मैं एक उदाहरण लेकर समझाऊं। मान लीजिए हमारे पास अगर हो डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया मैंने करा दिया CaCO3 चूना पत्थर यानी चाक के साथ, खड़िया के साथ, तो इस रिएक्शन के दौरान एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और भी चीजें बनेंगी जैसे कैल्शियम सल्फेट है, ये सब चीजें हैं, तो वो मैं नहीं बता रहा हूं। अगर डाइल्यूट H2SO4 में अगर हम चाक डाल दें तो देखेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले। लेकिन अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में चाक डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलेगी वो धीमे धीमे निकलेगी। धीमे धीमे निकलने का मतलब क्या हो रहा है कि इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो अभिक्रिया की दर है वो कम है। लेकिन अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 की जगह अगर मैं यहाँ पे कांक H2SO4 ले लूं और कांक के H2SO4 में मैं चाक डाल दूं, चाक मतलब खड़िया, अगर मैं इसको डाल दूं चाक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर मैं चाक को डालूं तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकलेगी, मगर अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो तीव्र गति से निकलेगी। तो तीव्र गति से निकलने का मतलब हुआ कि अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ गई। यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है तो मतलब अभिकारक की सांद्रता जब कम थी तो अभिक्रिया की दर भी कम थी। जब अभिकारक कांक मतलब सांद्र मतलब गाढ़ा यानी सांद्रता बढ़ गई। जब सांद्रता बढ़ गई सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक की सांद्रता बढ़ गई तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो गई, बढ़ गई, और ये तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, तीसरा पॉइंट देखिए ताप के बारे में क्या है। ताप हम लोग देखते हैं अगर कोई रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर, ताप देने पर क्या होता है, अभिक्रिया जल्दी से होती है, यानी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और ताप कम करने पर अभिक्रिया की दर भी कम हो जाती है। चौथा पॉइंट देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कम होगा अभिकारक की अभिक्रिया की दर भी उतनी ही कम होगी। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। यानी ये अभिक्रिया की दर अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा अभिक्रिया की दर भी उतनी अधिक होगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कम होगा अभिक्रिया की दर भी उतनी ही कम होगी। अगली मैं बात बता रहा हूं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति पर आप देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यानी उत्प्रेरक करता क्या है, उत्प्रेरक अभिकारक की संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है।
तो जब एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा तो अपक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और देखिए प्रेजेंस ऑफ फोटोलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में भी अपक्रिया की दर क्या होती है, अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है प्रकाश की उपस्थिति। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लेकर बताऊं, चलो देखिए इसको। जैसे यहां पर देखिए मैंने ले लिया बेंजीन, मैंने बेंजीन ले ली, बेंजीन की रिएक्शन मैंने करा दिया क्लोरीन के साथ Cl2। तो होता क्या है कि यहां पर बेंजीन के हर कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो क्लोरीन यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और यहाँ एक क्लोरीन जाकर जुड़ जाता है और जुड़ करके ये बना लेता है क्लोरो बेंजीन। जुड़ करके ये क्या बना लेता है, क्लोरो बेंजीन। और साथ में एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाता है, बनता है HCl। क्लियर। और ये रिएक्शन बिना प्रकाश की उपस्थिति के हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रकाश की उपस्थिति नहीं। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो देखिए वो रिएक्शन कैसा होता है। देखिए तो अगर मान लीजिए मैंने बेंजीन लिया है और बेंजीन की रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ करा दी 3Cl2 in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर मैं कराऊं तो देखिए क्या बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूं, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां पर ये बेंजीन और इसके हर कोने पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन जुड़ जाए। इसे हम लोग बोलेंगे अच्छा क्लोरीन है 3 दूनी 6। अगर प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो हर कार्बन से एक एक क्लोरीन क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 6 क्लोरीन जुड़ा है और हर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो हेक्सेन। क्लियर। हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और ये क्या होगा आपका केवल क्लोरोबेंजीन। तो ये फोटोलाइट की उपस्थिति से रिएक्शन पे प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इतने हो गए अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ तक आप नोट करें वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आगे आपको बताऊं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है। ठीक है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्य अनुपाती क्रिया का क्या नियम है, ध्यान सुनिए। द्रव्य मान लीजिए कोई रिएक्शन है A
प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। इस अपक्रिया के लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अपक्रिया की जो दर होगी वो अनुक्रमानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि जो अपक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो फिर से याद रखिएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया का दर उसके अभिकारकों की सांद्रता के, उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे हम लोग कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए यहां से R इज इक्वल टू, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर K क्या है? तो K को हम लोग बोलते हैं दर स्थिरांक, अपक्रिया का दर स्थिरांक, या इसे बोलते हैं अपक्रिया का वेग स्थिरांक। अपक्रिया का दर स्थिरांक या अपक्रिया का वेग स्थिरांक से बोला जाता है। इसे हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बुलाते हैं। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बुलाएं। क्लियर? दोनों बातों से बुलाते हैं। अब अगर देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इस तरह से। अब जरा देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिया A प्लस टू बी इज इक्वल टू 3C प्लस 4D, ऐसा कोई रिएक्शन है, और इसके लिए मैं अगर रासायनिक बलगतिकी के नियम के अनुसार निकालूंगा अपक्रिया की दर, तो क्या होगा? नंबर ए, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के नियम के अनुसार निकालूंगा तो R इज इक्वल टू आएगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा टी। एवरेज की बात बोल रहा हूं, डेल्टा लग रहा है मतलब एवरेज, डी लगेगा मतलब इंस्टेंटेनियस। और अगर मैं इसके लिए लिखूं तो R इज इक्वल टू आएगा माइनस 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार लिखूं तब क्या होगा? तो रेट निकालेंगे तो R इज इक्वल टू मिलेगा K एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, और जो यहाँ पे कोफिशिएंट B का लगा है वो उसके पावर में हो जाए। क्लियर? तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार रेट ऐसे निकालेंगे और केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार रेट ऐसे निकालेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को? ठीक है, ठीक। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आपको समझ में आया। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर उस अपक्रिया के अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है।